अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने जो अपने लूप्स हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम लेसन नंबर 6 एल्गोरिथम्स को स्टार्ट करेंगे। तो हम अपनी फ़ाइल खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैंने पहले से लिखा हुआ है। अब हमारे पास ये सबसे पहला प्रोग्राम है एल्गोरिथम्स का। उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास एल्गोरिथम्स होते क्या हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को समझते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। एल्गोरिथम्स ये होते हैं कि हम अपना कोई भी जैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना था कि जिसमें हमें प्राइम नंबर्स कैलकुलेट करने थे। ठीक है, तो अगर हमने उसका एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है जो ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज़ किए हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स यूज़ किए हैं, कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स यूज़ किए हैं जिसके ज़रिए वो प्रोग्राम ज़्यादा जल्दी हमारे पास जो है आउटपुट लेकर आएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं। अब ये पहला प्रोग्राम है हमारे पास, इसमें हमें कह रहे थे कि हमें फिबोनाची सीक्वेंस कैलकुलेट करनी है, मतलब आउटपुट करानी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिबोनाची सीक्वेंस होती क्या है। फिबोनाची सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हर नंबर अपने पिछले दो नंबर्स का सम होता है। ठीक है, शुरू में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स होते हैं काउंटिंग में, 0 और 1। ठीक है, तो फिबोनाची सीक्वेंस भी 0 और 1 से शुरू होती है। 0 और 1 इसके पहले दो नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद का नंबर अगर हमें पता करना हो तो हम 0 और 1 का सम कर देंगे, जो कि होता है 1। ठीक है, तो हमारे पास तीन नंबर्स आ गए, 0 1 1। इसी तरह अगर मुझे इसके बाद का नंबर के पता करना हो कि इस सीक्वेंस में इसके बाद कौन सा नंबर आता है, तो 1 + 1 2। ठीक है, इसी तरह ये हो गया 0 1 1 2, ये एक सीक्वेंस बन गई, चार नंबर्स हो गए। अब इसके बाद का नंबर पता करना हो तो 2 + 1 3। ठीक है, तो 3 + 2 5। ठीक है, 5 + 3 8। इस तरह से करके हमारे पास ये सीक्वेंस चलती जाती है जिसमें हर नंबर अपने पिछले दो नंबर्स का सम होता है। ठीक है, और अगर ये सीक्वेंस हमें खुद लिखनी हो तो हम किस तरह लिखेंगे, आखिरी के दो नंबर्स को सम करते जाएंगे तो हमारे पास आगे सीक्वेंस कंटिन्यू होती जाएगी। तो ये हमारे पास होती है एक फिबोनाची सीक्वेंस। अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम यूज़र से इनपुट कराएंगे कि भाई आपको कितने, उस सीक्वेंस में कितने नंबर चाहिए। फिबोनाची सीक्वेंस में फॉर एग्जांपल मैंने इनको कहा कि मुझे 3 नंबर्स लिख के दो, तो ये मुझे लिख के देगा 0 1 1। ठीक है, 3 नंबर फिबोनाची सीक्वेंस के इसको मुझे लिख कर देने चाहिए। अगर मैंने इसको कहा कि 5 नंबर्स लिख के दो, तो 0 1 1 2 3। ठीक है, इस तरह से करके इससे मुझे 5 नंबर्स लिख के देने हैं। तो मैं ख़ुद इसको बताऊंगी कि मुझे कितनी टर्म्स चाहिए। सही है, और उस हिसाब से ही मुझे फिबोनाची सीक्वेंस कैलकुलेट करके देगा ये प्रोग्राम। अब हमें ये समझना है कि हम फिबोनाची सीक्वेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको हम एक अलग तरीके से समझते हैं, फिर ये प्रोग्राम पे आएंगे। तो हम इस प्रोग्राम में टोटल 5 वेरिएबल्स का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला है काउंटर, उसके बाद है एंड टर्म्स, न्यू टर्म, प्रीवियस टर्म और सम। सही है, अब हम जो फिबोनाची सीक्वेंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे वो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है एंड टर्म्स अगर हम देखें तो एंड टर्म्स हम यूज़र से लेंगे। ठीक है, एंड टर्म्स क्या है कि यूज़र को कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स चाहिए, मतलब उस सीक्वेंस में वो कितने नंबर्स चाह रहा है, 5 चाह रहा है, 6 चाह रहा है, 7 चाह रहा है। ठीक है, अगर वो 5 चाह रहा है तो कहाँ से शुरू होगी, 1 1 2 3 5। ठीक है, तो ये 5 हो जाएंगे, 5 नंबर ऑफ़ टर्म्स हो जाएंगी। तो फिबोनाची सीक्वेंस 5 तक हमारे पास जो है वो आउटपुट आएगा उसका। ठीक है, और एक काउंटर वेरिएबल है। काउंटर वेरिएबल हमने क्यों बनाया है, हमें यहाँ पे चलाना होगा एक लूप। ठीक है, तो लूप कब तक चलना चाहिए उसके लिए हमने काउंटर वेरिएबल बनाया है। क्यों बनाया है, अगर यूज़र नंबर ऑफ़ टर्म्स 5 डालता है तो हम काउंटर को 1 से स्टार्ट करेंगे। सही है, और हम कहेंगे ये लूप कब तक चले, जब तक काउंटर जो है वो नंबर ऑफ़ टर्म्स के बराबर ना हो जाए। मतलब काउंटर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, तो काउंटर 5 तक जाएगा। तो काउंटर जब तक 5 तक जाएगा तो जितनी दफ़ा काउंटर बढ़ेगा उतनी दफ़ा लूप चलेगा। ठीक है, तो लूप के लिए हमने यहाँ पे काउंटर बनाया, बस हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। प्रीवियस टर्म न्यू टर्म क्यों बनाया है, प्रीवियस टर्म और न्यू टर्म दोनों में हमने 1 और 1 डाला है। ठीक है, अभी इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं सही से। और क्योंकि हमें सीक्वेंस में सम करना होता है, सम कर करके हम लिख रहे होते हैं, तो प्रीवियस और न्यू टर्म का यहाँ पे सम होता जाएगा। ठीक है, बस हमें अभी के लिए ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रीवियस और न्यू टर्म का सम होगा। ठीक है, सम करते करते ही हम फिबोनाची सीक्वेंस क्रिएट करते हैं ना, तो वो जो सम करना है हमें वो सम में स्टोर करेंगे। ठीक है, काउंटर लूप के लिए बनाया है और नंबर ऑफ़ टर्म्स हम यूज़र से लेंगे। ठीक है,
अब इसको मज़ीद देखते हैं। अब ये प्रोग्राम है हमारे पास, इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया है, काउंटर वेरिएबल बनाया है, इंट काउंटर, ठीक है, और नंबर ऑफ़ टर्म्स मतलब कि n टर्म्स। उसके बाद हमने प्रिंट कराया है हाउ मैनी टर्म्स टू जनरेट, मतलब यूज़र से हम पूछेंगे आपको कितनी टर्म्स जनरेट करनी है फिबोनाची सीक्वेंस की। उसने कह दिया सी इन n टर्म्स में हमने उसका इनपुट ले लिया, ठीक है, उसने कह दिया फॉर एग्जाम्पल 12, ठीक है। उसके बाद हमने एक न्यू टर्म बनाया जिसमें 1 स्टोर कराया, प्रीवियस टर्म बनाया जिसमें 1 स्टोर कराया, ठीक है, और हमने सम बना दिया और हमने एक प्रिंट करा दिया फिबोनाची सीक्वेंस। यहाँ तक की सारी बातें बिल्कुल ईजी हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कराया, सबसे पहले तो स्क्रीन पे हमेशा हमें 1 ही प्रिंट कराना होगा ना। फिबोनाची सीक्वेंस चाहे यूज़र 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले तो 1 ही प्रिंट होगा ना, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो प्रीवियस टर्म हम सबसे पहले प्रिंट करा देंगे फॉर लूप के ऊपर ही, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, प्रीवियस टर्म 1 है, अभी 1 है, ठीक है। सी आउट, ये जो 12 वाली लाइन है इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सी आउट और प्रीवियस टर्म मतलब कि सबसे पहले 1 प्रिंट होगा हमेशा। उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक गैप प्रिंट करवाया है, ठीक है, तो 1 के बाद गैप भी हमेशा ही होगा। उसके बाद फॉर लूप लगाया है। अब जो सारी कहानी है ना वो इस फॉर लूप के अंदर है। अगर हमें ये समझ आ गया तो ये प्रोग्राम हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को देखेंगे, उसके बाद हम जो है इसको ड्राई रन करवा के चेक करेंगे कि किस तरह से होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ये इफ़ वाली लाइन इग्नोर कर देनी है, पूरा प्रोग्राम समझ लेंगे उसके बाद इस इफ़ वाली लाइन पर आएंगे, ठीक है। अभी के लिए हमें भूल जाना है कि ये इफ़ वाली जो लाइन है ना ये भी कोई लाइन है इस प्रोग्राम के अंदर, सही है। बस उसके बाद हमें ये याद रखना है, हमें फॉर एग्जांपल यूज़र ने हमें दिया भाई नंबर ऑफ़ टर्म्स 12 है, मतलब कि 12 तक मुझे प्रिंट करके दो फिबोनाची सीक्वेंस मेरी, सही है। अब हमें 12 तक प्रिंट करना है, मैं कैसे करूँगी, मुझे लूप चलाना है, ठीक है, तो मुझे उसके लिए एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसके अंदर मैं डालूँगी 1, ठीक है, जो कि काउंटर है हमारे पास। और मैं कह रही हूँ फॉर लूप कब तक चलाओ, काउंटर जब तक छोटा रहे नंबर ऑफ़ टर्म्स से, सही है, मतलब कि काउंटर सबसे पहले 1 होगा, ठीक है, 1। उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ़ टर्म से छोटा है, 12 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, सही है। तो हमारे पास जो है वो 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद जैसे ही लूप चल जाएगा तो वो 2 हो जाएगा, क्या अब भी वो छोटा है, बिल्कुल छोटा है, फिर वो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके वो 11 पर पहुँचेगा। जो यूज़र है उसने 12 डाला है। अब जैसे ही वो 11 पे पहुँचा, हमारा सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए कि यहाँ पे हमने इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स तो यूज़र 12 मांग रहा है और काउंटर 11 तक पहुंचेगा तो वो तो 11 दफ़ा प्रिंट आउटपुट कराएगा बस नंबर्स को। तो हमने यहाँ पे इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम एक प्रीवियस टर्म पहले ऊपर आउटपुट करा चुके हैं, ऊपर हमने एक 1 जो है आउटपुट प्रिंट करा दिया है, तो वो भी तो एक टर्म ही काउंट होगी ना। तो एक टर्म तो हम पहले से लिख रहे हैं, फॉर लूप के ऊपर ही हम एक टर्म लिख चुके हैं, अब हमें बाकी की 11 टर्म्स लिखनी है। उसके लिए हमने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया, हमने कहा नंबर ऑफ़ टर्म्स के बराबर नहीं, नंबर ऑफ़ टर्म्स से एक कम, सही है, तो उसके लिए हमने लेस देन लिखा है। यहाँ पे फॉर लूप की कंडीशन हमें समझनी है यहाँ पे कि हमने काउंटर को 1 कह दिया, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्म्स यूज़र ने कहा मुझे 12 नंबर ऑफ़ टर्म्स चाहिए फिबोनाची सीक्वेंस की, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा ठीक है, काउंटर में हमने 1 डाला हुआ है। फॉर लूप ने चेक किया क्या ये 12 से कम है, बिल्कुल है, उसने एक दफ़ा लूप चलाया, पूरा लूप चल गया, उसके बाद वो 2 पर आया काउंटर। इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पर आया, ठीक है, 11 दफ़ा लूप चल चुका है। अब 12वीं दफ़ा चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है काउंटर शुड बी लेस देन नंबर ऑफ़ टर्म्स, ठीक है। लेस देन, इक्वल टू नहीं लगा हुआ, लेस देन लगा हुआ मतलब कि अब वो 12 हो जाएगा ना जब काउंटर, तो 12 इज़ लेस देन 12, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप से बाहर आ जाएगा। और ये हमने क्यों किया, हमें तो 12 दफ़ा चाहिए था, हमने काउंटर को 11 दफ़ा क्यों चलाया, हमने लूप को 11 दफ़ा क्यों चलाया, वो इसलिए चलाया क्योंकि ऊपर हम पहले ही 1 प्रिंट करवा चुके हैं। बिल्कुल फॉर लूप के ऊपर वाली लाइन देख लें, वो समझ आ गया कि एक दफ़ा हमने प्रिंट करा दिया है ना एक टर्म, तो यूज़र को तो टोटल 12 ही टर्म चाहिए ना, है ना, तो ऊपर एक टर्म प्रिंट करवा चुके हैं तो अब हम 11 टर्म प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके वो टोटल 12 टर्म्स प्रिंट हो जाएंगी। और उसके बाद काउंटर प्लस प्लस कर देंगे कि हर दफ़ा लूप चलने के बाद काउंटर को 1 बढ़ा दो,
ठीक है, जैसे कि हमें पता है फॉर लूप के अंदर इसी तरह होता है। उसके बाद फॉर लूप के अंदर की कंडीशन क्या है, अब ये समझनी है। फॉर लूप के अंदर की कंडीशन सबसे पहले तो इफ़ वाली लाइन है, वो हमने छोड़ देनी है अभी। ठीक है, हमने उसके बाद क्या किया, सी आउट न्यू टर्म। न्यू टर्म में अभी क्या है, 1 है। सही है, न्यू टर्म प्रिंट करा दिया, उसके बाद गैप दे दिया। 1 और 1 तो शुरू का हमेशा ही प्रिंट होगा। सही है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने सम वेरिएबल में कहा प्रीवियस टर्म प्लस न्यू टर्म कर दो। मतलब अभी 1 है प्रीवियस टर्म के अंदर भी, न्यू टर्म के अंदर भी 1 + 1 2 कर दो। सम के अंदर उसने 2 डाल दिया। उसके बाद ये 2 चीज़ें समझना ज़रूरी हैं जो यहाँ पे हमने लिखी हैं। ठीक है, वो ये कि प्रीवियस टर्म में डाल दो न्यू टर्म और न्यू टर्म में डाल दो सम। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ों के ऊपर ही ये पूरा एल्गोरिथम बेस करता है। अब हम देखते हैं ये हमने ये दोनों चीज़ें क्यों लिखी हैं। अब देखें, सबसे पहले हमें ये लेफ़्ट हैंड साइड वाली इमेज देखनी है। यूज़र ने हमें कहा कि नंबर ऑफ़ टर्म्स मैंने दिए हैं 12, आपको 12 दफ़ा मतलब कि फिबोनाची सीक्वेंस में 12 नंबर प्रिंट करने हैं। ठीक है, काउंटर में हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, और काउंटर को हम कितनी दफ़ा चलाएंगे, 11 दफ़ा चलाएंगे। क्यों 11 दफ़ा चलाएंगे, क्योंकि हम फॉर लूप से पहले ही एक टर्म प्रिंट कर चुके हैं जो कि हमारी हमेशा 1 होगी। ठीक है, तो 1 और 11 मिला के हो जाएंगे 12। टोटल तो यूज़र को हमें 12 देने ना। ठीक है, तो इसलिए हमने काउंटर को 11 दफ़ा चलाया, लूप को 11 दफ़ा चलाया। सही है, न्यू टर्म में हमने 1 रखा है, प्रीवियस टर्म में भी हमने 1 रखा है पहले से। अब सम होगा, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर लूप के अंदर लिखा है सम इक्वल्स टू न्यू टर्म प्लस प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, अब राइट हैंड साइड वाली इमेज पे आ जाए। 1 + 1 हो गया हमारे पास 2। अब हमारे पास आखिरी की 2 लाइनें आ जाती हैं। आखिरी की 2 लाइनें हमें क्या कह रही हैं कि न्यू टर्म को डाल दो अब प्रीवियस टर्म में और सम को डाल दो न्यू टर्म में। ठीक है, इससे होगा क्या, न्यू टर्म वाला 1 चला जाएगा प्रीवियस टर्म के अंदर। सही है, 1 ही रहेगा, मतलब दोनों 1 अभी हम अलग अलग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, न्यू टर्म वाला 1 चला गया प्रीवियस टर्म के अंदर, प्रीवियस टर्म के अंदर आ गया 1। ठीक है, और सम वाला जो 2 था वो चला जाएगा न्यू टर्म के अंदर, जो कि न्यू टर्म के अंदर अब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जब लूप वापस से चलेगा, तो लूप जब वापस से चलेगा तो अब सम खाली हो चुका है, क्योंकि सम वाला 2 न्यू टर्म के अंदर जा चुका है और न्यू टर्म वाला नंबर प्रीवियस टर्म के अंदर जा चुका है। सही है, अब सम खाली होगा तो वापस से लूप चलेगा, तो वापस से न्यू टर्म और प्रीवियस टर्म का सम होगा। सही है, अब हम वो चेक करते हैं कि फिर से कैसे चलेगा। तो हमारे पास न्यू टर्म के अंदर है अब 2, प्रीवियस टर्म के अंदर है 1। ठीक है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अलग से देख लेते हैं, मगर आप लोगों ने ये चीज़ खुद से करके एक पेज पे वापस करवा के चेक करनी है, ताकि वो चीज़ जो है ज़्यादा क्लियर हो सके। तो अब हमारे पास जो सम के अंदर 2 था वो न्यू टर्म के अंदर चला गया, और जो न्यू टर्म के अंदर 1 था वो प्रीवियस टर्म के अंदर चला गया। इसी तरह से 2 + 1 अब सम के अंदर 3 आ गया। यही चीज़ वापस से रिपीट होगी। ठीक है, तो इस तरह से रिपीट होते 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 वो फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो क्रिएट होती जाएगी और ये लूप चलेगा 11 दफ़ा। ठीक है, अब हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले काउंटर वेरिएबल बन गया। ठीक है, न्यू टर्म्स बन गया। हमने यूज़र को कहा कि भाई आपको कितनी टर्म्स जनरेट करवानी है, उसने कहा कि मुझे 12 टर्म्स जनरेट करवानी है। हमने कहा ठीक है, एक हमने न्यू टर्म वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर 1 डाल दिया, प्रीवियस टर्म बना दिया जिसके अंदर 1 डाल दिया, सम बना दिया जिसके अंदर दोनों का सम होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फिबोनाची सीक्वेंस की तो हमने ऐसी हेडिंग जो है डलवाई है, और उसके बाद हमने हमेशा एक प्रीवियस टर्म जो है प्रिंट करवानी है हमेशा। ठीक है, वो होगी 1, जो कि अभी हमने 1 डाली है प्रीवियस टर्म के अंदर। तो ये जो 1 है ये एक टर्म प्रिंट हो चुकी है। यूज़र ने हमें कितनी कहा था, 12 टर्म्स कहा था, 12 में से एक टर्म हम प्रिंट करवा चुके हैं। ये जो 12th वाली लाइन पर सी आउट प्रीवियस टर्म हमने प्रिंट करवाया है, ये हम एक दफ़ा करवा चुके हैं। 1 जो है वो एक टर्म प्रिंट हो चुकी है, उसके बाद हमने गैप दिया। ठीक है, अब एक टर्म प्रिंट हो चुकी है, यूज़र को 12 टर्म्स चाहिए थी, तो अब हमें कितनी टर्म्स प्रिंट करवानी है मज़ीद, अब हमें 11 टर्म्स मज़ीद प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमारा लूप 11 दफ़ा चलना चाहिए। 11 दफ़ा कैसे चलेगा लूप, काउंटर में हमने 1 डाला है। ठीक है, और हमने कह दिया कि जो काउंटर है वो छोटा होना चाहिए एन टर्म से, मतलब कि यूज़र ने 12 डाला है एन टर्म्स, तो काउंटर जब 11 हो जाए, ठीक है, तो जब ये 11 दफ़ा लूप चले बस। सही है, और एक और चीज़ यहाँ पे काउंटर के साथ हमने इंट नहीं लिखा, क्योंकि हमने ऊपर काउंटर को डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे कि ऊपर काउंटर को डिक्लेयर ना करते और यहाँ पे एक ही साथ करते इंट काउंटर इक्वल्स टू 1 फॉर लूप के ब्रैकेट के अंदर ही, तो ये भी हम कर सकते थे। सही है,
तो हमारे पास काउंटर प्लस प्लस कर दिया हमने, हर दफ़ा में काउंटर को एक बढ़ाना है। ये कैसे चलेगा, सबसे पहले काउंटर 1 होगा, लूप चलेगा 2 पे भी चलेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर भी चलेगा, 12 पर नहीं चलेगा क्योंकि 12 इज़ नॉट लेस देन 12। सही है। तो अब ये लूप 11 दफ़ा चलेगा, पहली दफ़ा लूप चल रहा है, ठीक है। अभी के लिए हमें इफ़ को भूल जाना है, इफ़ वाली चीज़ हम आखिर में देखेंगे जब हमें पूरी चीज़ बिल्कुल सही से समझ आ जाएगी। हमने प्रिंट कराना है सी आउट न्यू टर्म। अभी न्यू टर्म के अंदर क्या है, 1 है, ठीक है। तो एक 1 पहले ही प्रिंट हो चुका है, प्रीवियस टर्म वाला 1, और अभी एक 1 प्रिंट होगा जो कि न्यू टर्म वाला 1 है, ठीक है। उसके बाद एक और गैप आया, उसके बाद क्या हुआ, सम इक्वल्स टू प्रीवियस टर्म प्लस न्यू टर्म, 1 + 1 2 आ गया सम के अंदर अब, ठीक है। और प्रीवियस टर्म में न्यू टर्म डाल दो, मतलब के जो 1 है, जो हमारे पास न्यू टर्म वाला 1 है वो प्रीवियस टर्म में डाल दो, और जो सम वाला 2 है वो न्यू टर्म के अंदर डाल दो। सही है। अब लूप वापस से चला तो हमारे पास क्या हुआ कि न्यू टर्म प्रिंट करो। अब न्यू टर्म में अब क्या आ चुका है, जो सम था वो हमारे पास न्यू टर्म के अंदर आ चुका है ना, 2 हमारे पास न्यू टर्म के अंदर आ चुका है, तो अब 2 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस से सम होगा, वापस से किसका सम होगा, प्रीवियस टर्म प्लस न्यू टर्म, मतलब कि 2 + 1, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से वही चीज़ होगी, प्रीवियस टर्म को न्यू टर्म के अंदर डाल दो, न्यू टर्म को प्रीवियस टर्म के अंदर डाल दो, और जो सम है उसको न्यू टर्म के अंदर डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से 3 जो है वो हमारे पास न्यू टर्म बन चुका है। अब वापस से क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। इस तरह से ये लूप 11 दफ़ा चलेगा, ठीक है। और 11 दफ़ा चलने के बाद 12वीं दफ़ा नहीं चलेगा। सही है। अब हमें ये इफ़ वाली लाइन समझ लेते हैं कि ये इफ़ वाली लाइन क्या है। इफ़ वाली लाइन का मतलब कुछ भी नहीं है, वो ये कि काउंटर मतलब कि कितनी दफ़ा हम लूप चला रहे हैं। तो काउंटर जब 10 हो जाएगा, 10 मॉड्यूलो 10 इज़ इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इक्वल 2 दफ़ा हम प्रोग्रामिंग के अंदर C++ के अंदर 2 दफ़ा इक्वल टू का साइन लगाते हैं चेक करने के लिए कि वो 0 होगा या नहीं होगा। तो इफ़ की कंडीशन लगाई है हमने कि जब यहाँ पे काउंटर मॉड्यूलो 10 मतलब कि कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका मॉड्यूलो 10 मतलब कि रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। और ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम मॉड्यूलो करेंगे 10 के साथ तो वो 0 के बराबर होगा, ऑब्वियसली वो 10 ही होगा। 10 मॉड्यूलो 10 इज़ इक्वल टू 0 आएगा, मतलब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर ही 0 आएगा, और किसी का रिमाइंडर तो 0 नहीं आ सकता। तो हर 10 काउंटर के बाद, मतलब हर 10 टर्म्स के प्रिंट होने के बाद क्या हो, सी आउट एंड एल, मतलब कि हर फिबोनाची सीक्वेंस में हर 10 टर्म्स के प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज होगी। बस ये है यहाँ पे, और कोई इसका ज़्यादा लॉजिक नहीं है। बस हमने प्रोग्राम को अपना अच्छा दिखाने के लिए आउटपुट स्क्रीन पे हर 10 टर्म्स बाद हमें एक लाइन छुड़वा रहे हैं, और उसकी कंडीशन हमने क्या लगाई है, अगर काउंटर मॉड्यूलो 10, ठीक है, मतलब अगर काउंटर 10 के बराबर हो जाए, मतलब 10 दफ़ा लूप चल चुका है, 10 टर्म्स प्रिंट हो चुकी हैं, तो हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। 10 मॉड्यूलो 10 बराबर हो जाएगा 0 के, तो हमारे पास क्या हो जाए, एक लाइन छूट जाए सी आउट और एंड एल। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि हमारे पास इफ़ की जो कंडीशन लगती है उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगाए, तो ये हमें बताया गया है कि हम इफ़ के अंदर इस तरह से भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। इफ़ के बाद अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते, कंडीशन के बाद अगर हम डायरेक्ट स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, ठीक है, तो होता कुछ यूँ है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है बस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मुझे 2-3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करानी होती ना, जैसे सी आउट एंड एल, या फिर उसके बाद सी आउट ये भी प्रिंट हो, 2-3 स्टेटमेंट्स होती तो मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लाजमी लगाना होता। मगर क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ एक लाइन छुड़वानी है तो ये एक ही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊँ या ना लगाऊँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ हमें समझाने के लिए इन्होंने लिखी हुई है कि आप जो है इफ़ स्टेटमेंट अगर आप इफ़ का यूज़ करते हो, इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हो, ठीक है, और अगर आप एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे ये बात थी। तो ये इस पूरे प्रोग्राम का एल्गोरिथम था, ठीक है। हम जो है बस ये 2 लाइनें आखिरी की समझने वाली थी, प्रीवियस टर्म इक्वल्स टू न्यू टर्म इक्वल्स टू सम, ठीक है। अगर ये समझ आ गई है तो पूरा प्रोग्राम बहुत ईजी है। बस फिबोनाची सीक्वेंस हमें जो है प्रिंट करानी थी स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब हम इसको आउटपुट करा के चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये काम करेगा। तो यहाँ पे हम अपनी टर्म्स डाल देते हैं 12, ठीक है। तो इसने हमें 12 टर्म्स प्रिंट करके दे दिए हैं, 1 1 2 3
5, 8, 13, 21, 34, 55। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद इसने लाइन भी स्किप की है। ठीक है, एक लाइन इसने छोड़ी है। उसके बाद 89 और 144। 1 और 1 का सम क्या होता है? 2 होता है। 2 और 3 का 5 होता है। 3 और 5 का 8 होता है। 8 और 5 का 13 होता है। इस तरह इसने अपनी हर पिछली टर्म के सम कर दिए हैं। ठीक है, और आगे ये फिबोनाची सीक्वेंस क्रिएट करता गया है। तो इस तरह से हमने ये वाला प्रोग्राम लिखा था। अब इसका जो अगला प्रोग्राम है वो बिल्कुल इसी के जैसा है। ठीक है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है उसके अंदर। हमें उसको करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ समझनी होगी, वो ये कि हमारे पास गोल्डन रेशियो क्या होता है। जब हमारे पास ये जो फिबोनाची सीक्वेंस होती है, हमारे पास इसकी जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे कि अभी हमने 12 टर्म्स जो हैं वो आउटपुट कराई। ठीक है, तो अगर मैं हर टर्म को डिवाइड कर दूं, जैसे कि पहली 2 टर्म्स हमारे पास कौन सी थी? 1 डिवाइड बाय 1 और 1। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय 1 हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो ये जो 1 है वो गोल्डन रेशियो है। उसके बाद दूसरी टर्म्स कौन सी हैं? 1। 1 के बाद दूसरी कौन सी है? 1 है ना। ठीक है, तो उसके अगली कौन सी है? 2 है। तो 2 और 1, ठीक है, उसको डिवाइड कराएंगे तो वो हमारे पास गोल्डन रेशियो हो जाएगा। इसी तरह अगली कौन सी है? 3 और 2, मतलब कि 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास गोल्डन रेशियो हो जाएगा। मतलब कि हर न्यू टर्म को हमें प्रीवियस टर्म से डिवाइड करना है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम उसका प्रोग्राम लिख के चेक करेंगे कि हमारे पास किस तरह से होगा। बस हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने हर प्रीवियस टर्म और न्यू टर्म को आपस में डिवाइड करवाना है। ठीक है, अब हम प्रोग्राम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये वाली जो चीज़ है, न्यू टर्म हम जब प्रिंट करवा देते हैं सम से पहले। ठीक है, सम से पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देंगे, हम रेशियो निकाल लें तो लिख देंगे रेशियो ऑफ। ठीक है, और हम प्रीवियस टर्म और न्यू टर्म का निकाल लें तो यहाँ पे न्यू टर्म। ठीक है, उसके बाद हमने डिवाइड लगाया। ठीक है, और प्रीवियस टर्म, यहाँ पे हमने प्रीवियस टर्म लिख दिया। और यहाँ पे आगे हम क्या करना चाह रहे हैं? आगे हम डिवाइड करवाएंगे इसको असल में। ठीक है, तो हमने ऑपरेटर लगाया और उसके बाद हमने ब्रैकेट के अंदर क्या किया? अच्छा, ये चीज़ अभी हम समझते हैं। ठीक है, फ्लोट लिखा है, उसके बाद हमने न्यू टर्म और डिवाइड बाय, फिर फ्लोट, और ये हमारे पास हो जाएगा प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि ये हमने क्या किया है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना था? हमें पता है गोल्डन रेशियो हमारे पास क्या होता है? 1 डिवाइड बाय 1, फिर 2 डिवाइड बाय 1, फिर 3 डिवाइड बाय 2, फिर दूसरी फिबोनाची सीक्वेंस की दूसरी टर्म होती है 5, तो 5 डिवाइड बाय 3। ठीक है, इस तरह से करके हर प्रीवियस टर्म और न्यू टर्म का हम जब रेशियो निकालते जाएंगे तो हमारे पास गोल्डन रेशियो होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना था कि यहाँ पे जो है ना, हमें न्यू टर्म और प्रीवियस टर्म को डिवाइड कराना था। ठीक है, मगर यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं तो न्यू टर्म और प्रीवियस टर्म जितनी भी हैं वो सारी इंटीजर्स हैं। सबसे पहले 1, 1, फिर 2, 3, 5, ये सारे इंटीजर नंबर है ना। एक भी कोई डेसिमल नंबर नहीं आ रहा, मतलब कि फ्लोट कोई भी नंबर नहीं आ रहा। तो जब हम इसको डिवाइड कराएंगे, अब 3 डिवाइड बाई 2 कराऊंगी मैं, तो आंसर तो डेसिमल में आना चाहिए, 1 पॉइंट कुछ आना चाहिए समथिंग। ठीक है, तो वो नहीं आएगा। कि क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, तो मुझे उसके लिए ज़रूरी है या तो मैं किसी एक को फ्लोट बना दूँ, या तो मैं यहाँ पे न्यू टर्म को फ्लोट बना दूँ सिर्फ, या तो मैं सिर्फ प्रीवियस टर्म को फ्लोट बना दूँ, या तो मैं दोनों को फ्लोट बना दूँ। ठीक है, क्योंकि फ्लोट और फ्लोट के दरमियान का ऑपरेशन ही हमें फ्लोट रिजल्ट देगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने टाइप कास्टिंग की है और दोनों को यहाँ पे ब्रैकेट, जो हमारे वेरिएबल का नाम होता है उसके पीछे ब्रैकेट में मैंने फ्लोट लिख दिया है। अब हमारे पास जो पीडीएफ के अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स वगैरह हुई हुई है वेरिएबल्स की, तो हम अपना प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे। बस हमें ये लाइन समझ में आ गई कि ये जो हमने बिल्कुल ऐड की है किस तरह से की है। ठीक है, गोल्डन रेशियो निकालने के लिए तो जो हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है हम उस हिसाब से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंड टर्म्स नहीं लिखी हुई बल्कि उसको दूसरा नाम दिया हुआ है। बस इसी वेरिएबल का दूसरा नाम है, काम वही बिल्कुल कर रहा है। लूप रन, मतलब कि कितनी दफ़ा लूप जो है वो रन करेगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे और चेंजिंग ये हो जाएगी कि फिबोनाची सीक्वेंस विथ गोल्डन रेशियो। अब हम फिबोनाची सीक्वेंस को कैलकुलेट कर ही रहे हैं, मगर साथ साथ हम क्या करें? गोल्डन रेशियो भी कैलकुलेट करें। ठीक है, तो गोल्डन रेशियो यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे और चेंजिंग्स ये होंगी कि ये हमारे पास हो जाएगा
न्यू टर्म्स की जगह यहाँ पर भी लूप रन्स कर देंगे, ठीक है। इनपुट भी हमारा लूप रन में ही लेगा वो। इसी तरह से हम अगर यहाँ पे देखें तो इधर हमारे पास और कहीं पे एंड टर्म्स अगर हमें दिखे तो वो भी हमें चेंज कर देना है। तो ये रहा हमारे पास एंड टर्म्स, तो हमें इसको लूप रन्स में बदल देना है। ये हमने लूप रन्स कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी चेंजिंग अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये सारा जो है ये तीनों लाइन्स हमारे पास सेम होंगी, ठीक है। ये हमने वो काम हमने इसमें भी करना है। इसी तरह से ये हमारे पास जो है ये 2 लाइन्स हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। और हम क्या चाह रहे हैं कि हर रेशियो से पहले हमारे पास एक नंबर प्रिंट हो फिबोनाची सीक्वेंस का, मतलब 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, इस तरह से। तो हम हर न्यू टर्म को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन स्किप करवा देते सबसे पहले, ताकि हर लूप चलने के बाद एक लाइन स्किप हो, ठीक है। और उसके बाद \n से हमने करवाई है नंबर और यहाँ पे कॉलन लगा दिया और आगे न्यू टर्म, ठीक है। तो हम न्यू टर्म प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद हम उसका रेशियो प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। इस तरह से करके यहाँ पे हमने इसको सेव कर देना है और इसको यहाँ पे रन करके चेक करना है। ये हमारे पास प्रोग्राम रन हो गया है। तो ये हमने 12 टर्म्स को जनरेट करवाया है। तो सबसे पहले नंबर 1, अच्छा नंबर और रेशियो के दरमियान जो है ना वो गैप नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में कॉमा डलवाएंगे। हमारी PDF के अंदर भी कॉमा डला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेशियो से पहले कॉमा डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको वापस से रन करके चेक करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल सही आउटपुट आएगा। तो हम इसको रन कर देते हैं और ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। हाउ मैनी टर्म्स टू जनरेट, हम कह रहे हैं इसको 12 टर्म्स जनरेट करनी है। नंबर सबसे पहले 1 है तो उसका 1 डिवाइड बाय 1 कर दिया, फिर 2 है न्यू टर्म, फिर 2 डिवाइड बाय 1 कर दिया, फिर 3 है न्यू टर्म, 3 डिवाइड बाय 2 कर दिया। इस तरह से इसने हमें डेसिमल में भी आंसर दिए, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने सबका गोल्डन रेशियो यहाँ पे आउटपुट कराया है, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस वाले प्रोग्राम को ही बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा हटा देते हैं यहाँ से और दूसरा प्रोग्राम देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हम जो चीज़ देख रहे हैं वो देख रहे हैं रनिंग एडिशन, ठीक है, या रनिंग सम। ठीक है, अब रनिंग सम क्या होता है, और ये हम करेंगे वाइल लूप से। अभी हमने फॉर लूप चलाया था, अब हम वाइल लूप चलाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास रनिंग सम होता क्या है, ठीक है। हमने एक कैलकुलेटर बनाया था इफ से, ठीक है। वो कैलकुलेटर क्या करता था कि हम कोई भी 2 नंबर्स डालते थे, वो हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करके देता था, ठीक है। मगर हम एक दफ़ा प्रोग्राम चलाते थे, वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता था। अगर हमें प्लस करना है वापस से, तो हम क्या करेंगे, वो पूरा प्रोग्राम वापस से चलाएँगे, ठीक है। फिर वापस से हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है ना हम वापस से उस प्रोग्राम को रन करेंगे। वापस से वो हमसे पूछेगा भाई आपको क्या करवाना है, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। वापस से हम वो प्रोग्राम चलाएँगे। मगर हमने जो हमारा कैलकुलेटर देखा है, असल में हमारे मोबाइल में कोई कैलकुलेटर है या फिर हम जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है हमारा, ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेटर है, वो क्या करते हैं कि हम 2 में 2 प्लस करें, ठीक है, आंसर आ गया, फिर हम उसमें वापस से अगर उसके बाद प्लस दबा दें, ठीक है, उसके बाद वापस से कोई नंबर लिख दें तो वो हमें प्लस करके दे देता है। ऐसा तो नहीं कि हमें वापस से ऑन करना पड़ता है उस कैलकुलेटर को और हम फिर सम करते हैं, ऐसा नहीं है। वो हमें प्लस प्लस किसी आंसर्स के अंदर ही प्लस करता हुआ देता जाता है। तो ये चीज़ हमारे पास होती है रनिंग सम, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ प्लस की बात करेंगे। ये प्रोग्राम मल्टीप्लाई डिवाइड किसी के लिए भी लिखा जा सकता है, मगर अभी एल्गोरिथम्स में हमने इसको सिर्फ प्लस के लिए देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो आंसर आता जाएगा, ठीक है, उसको हम प्लस करते जाते तो वो हमारे पास रनिंग सम कहलाता है। अब ये जो रनिंग सम है ये हम वाइल लूप से लिखेंगे, ठीक है। हमें बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो है ना रनिंग सम ये चलता जाएगा, ऐसे तो ये प्रोग्राम कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक लिमिट बना दी है, ठीक है। आगे हम और ज़्यादा एडवांस इसके वर्जन्स देखेंगे, मगर अभी के लिए हमने इसको ये लिमिट बना दी है कि जब तक हमारे पास 1000 नहीं आ जाता ना सम, जब तक ये प्रोग्राम चलेगा। जैसे ही 1000 आ जाएगा, जैसे ही 1000 आ जाएगा तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने सबसे पहले 200 में 400 प्लस किया, 600 आया, चल रहा है प्रोग्राम, फिर मैं 600 में 200 मज़ीद प्लस कर दूँगी, 800 हो जाएगा, ये भी चलेगा, 800 फिर 900, बस जैसे ही वो 1000 हो जाएगा, 1000 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा प्रोग्राम, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख देते हैं, एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, ठीक है।
इंट उसकी डाटा टाइप है, रनिंग सम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने अभी 0 रखा है, क्योंकि अभी कुछ हमने डाला ही नहीं, उसमें हम प्लस करते जाएंगे, तो अभी उसमें 0 है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कराया सी आउट। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं एंटर आ नंबर। ठीक है, टू स्टार्ट, हमें कौन सा नंबर चाहिए स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, रनिंग सम। आगे हमने वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिया, और ये जो इनपुट है हम ये रनिंग इसके अंदर नम के अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने नम के अंदर ले लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे रनिंग सम, ठीक है, इक्वल्स टू रनिंग सम प्लस नम। ठीक है, अभी हम देखते हैं हम क्या करें। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे जो है अपना लूप चलाना है। लूप कौन सा चलाएंगे हम, वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वाइल। तो यहाँ पे हमने वाइल लिख दिया। उसके बाद हमने क्या कहा, रनिंग सम, जब तक कि 1000 ना हो जाए, मतलब कि लेस देन इक्वल टू 1000। ठीक है, जब तक ये हमारा लूप जो है वो चलना चाहिए, जब तक ये प्रोग्राम चलना चाहिए। ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिख दिया क्या होना चाहिए, सी आउट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास प्रिंट हो जाए एंडल, और एक लाइन एंड हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिख देंगे रनिंग सम इक्वल्स टू, ठीक है, कॉलन, आगे हमारे पास जो हमारा रनिंग सम है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी आउट। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर अनदर नंबर, और वो जो अनदर नंबर आएगा वो हम किस में ले लेंगे, नम के अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नम लिख दिया। तो ये हमने नम लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रनिंग सम, ठीक है, वही चीज़ वापस से करेंगे, इक्वल्स टू रनिंग सम प्लस नम। अभी हम इसको पूरा प्रोग्राम पूरा वापस से देखेंगे ये क्या किया है हमने, क्या चीज़ें की हैं। ठीक है, अगर अभी चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही हमें तो ठीक है, उसके बाद हमने इस लूप के बाहर आ जाना है, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे। जैसे लूप के बाहर आ जाएगा तो हम चाह रहे हैं हम उसको बता देंगे भाई आपने जो है 1000 की लिमिट जो है वो एक्सीड कर दी है, इसलिए आगे मज़ीद प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लूप के बाहर आके प्रिंट करवा देंगे कि सी आउट करके के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कि आपकी लिमिट जो है वो 1000 हो चुकी है, योर रनिंग सम एक्सीड्स 1000। ठीक है, एक्सीड्स 1000, और यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि हमने किस तरह से लिखा है पूरा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, हमने एक नम वेरिएबल बनाया है। ठीक है, नम के अंदर हम अपने यूज़र का इनपुट लेते जा रहे हैं, जो वो नंबर डालता जाएगा। जैसे कि अगर मैं 10 डाल रही हूँ, फिर 20 डाल रही हूँ, इन दोनों का सम चाह रही हूँ, तो वो मैं नम के अंदर लेती जा रही हूँ। रनिंग सम में मैंने 0 रखा है अभी। एंटर अ नंबर टू स्टार्ट रनिंग सम, ठीक है, वो मैं नम के अंदर डालूंगी। सबसे पहला नंबर मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 डाला। ठीक है, तो रनिंग सम सबसे पहले क्या है, 0 है। ठीक है, तो रनिंग सम बराबर हो जाए रनिंग सम प्लस नम के, मतलब कि नम में 10 हो गया है, रनिंग सम 0 है, तो 0 प्लस 10 10, तो रनिंग सम के अंदर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये चीज़ तो हो गई, एक दफ़ा चल जाएगा ये प्रोग्राम, ये जो है ना। ठीक है, इस जो 4 लाइनें मैंने की ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी, लिखी हैं। ठीक है, उसके बाद वाइल लूप चलाओ। वाइल लूप क्या है, वाइल लूप रनिंग सम जब तक के 1000 से छोटा या 1000 के बराबर ना हो जाए जब तक ये लूप चलाना। और लूप के अंदर क्या करना कि सबसे पहले लाइन एंड करना। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर तो रनिंग सम में हमने क्या कर दिया है कि हमने जो है वो 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो, लाइन एंड हो एक। ठीक है, और उसके बाद रनिंग सम जो हमारा वो जो है हमारे पास आ जाए। रनिंग सम अभी हमारे पास क्या है, 10 है। ठीक है, तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाए। ठीक है, वो प्रिंट हो गया। उसके बाद हमसे पूछे एंटर अनदर नंबर, हमसे क्या पूछे भाई दूसरा नंबर बताओ। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल 20 डाला, वो कहाँ चला गया, अब 20 जो है वो नम के अंदर चला गया। पहले नम के अंदर क्या था, 10 था, 10 हट गया, अब 20 आ गया। अब क्या हो, रनिंग सम बराबर हो जाए रनिंग सम प्लस नम के। रनिंग सम में पहले से 10 था, 10 प्लस 20 हो जाएगा 30। अब रनिंग सम के अंदर 30 आ चुका है। ठीक है, 30 आ गया। अब वापस से लूप चलेगा, क्योंकि रनिंग सम के अंदर 1000 नहीं आया अभी। अब मैंने फॉर एग्जांपल 30 के बाद मैंने डाल दिया 400। ठीक है, 400 डाला तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रनिंग सम अभी 1000 के बराबर नहीं हुआ था।
तो वो रनिंग सम 30 उसने आउटपुट कराया और उसने बोला एंटर अनदर नंबर। अब मैंने डाला 400, तो रनिंग सम के अंदर क्या आ जाएगा 30 प्लस का 400, तो ये हो जाएगा 430। अब 430 के अंदर मैं अब 430 क्या रनिंग सम जो है वो 1000 के बराबर हो जाना चाहिए था, क्या है नहीं है, अभी वो 430 है। अब मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल 600, ठीक है। अब उसने देखा एंटर इन अदर नंबर पे आया वो, मैंने डाला 600 रनिंग सम में। अब क्या आ जाएगा रनिंग सम प्लस नम मतलब के 600 प्लस का 430। अब ये किसके बराबर हो गया 1030 के, ठीक है। तो 1030 के बराबर हो गया, तो अब ये रनिंग सम जो है वो 1000 से बड़ा हो गया, अब ये लूप नहीं चलेगा, सही है। तो लास्ट नंबर हमारे पास कौन सा प्रिंट होगा जो 1000 से कम होगा, ठीक है। लास्ट रनिंग सम कौन सा प्रिंट होगा जो 1000 से कम होगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही लूप से बाहर आ जाएगा कहेगा योर रनिंग सम एक्सीड्स 1000। इस तरह से करके हमारे पास ये रनिंग सम चलता जाएगा। कब तक चलेगा 1000 तक चलेगा। इसको हम 10,000 तक भी चला सकते थे, ठीक है। हमने इनफाइनाइट लूप इसलिए नहीं रखा क्योंकि हम इनफाइनाइट लूप नहीं रखते, ठीक है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ जो है रूल्स में नहीं है कि हम इनफाइनाइट लूप चलाएं। अगर उसके लिए कि तो हमारे पास वो ऐसा प्रोग्राम बन सकता है कि ये की प्रेस करें तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, ये की प्रेस करें तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। उसके लिए हमें कुछ जो है अपनी C++ के अंदर हमें कुछ फाइल्स वगैरह ऐड करनी होगी, वो भी हम देखेंगे इसी लेसन के अंदर, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ये प्रोग्राम है, इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई है। सबसे पहले ये हमसे पूछेगा एंटर आ नंबर टू स्टार्ट रनिंग सम, ठीक है। तो हम इसको बता देंगे हमें कौन सा नंबर चाहिए। पहला हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी नंबर, 20 लिख दिया हमने। अब उसने पूछा रनिंग सम जो है वो 20 एंटर अनदर नंबर। अब इन दोनों के दरमियान लाइन जो है वो स्केप नहीं हो रही, लाइन नहीं हट रही, तो हम यहाँ पे एक लाइन एंडल कर देते हैं ताकि लाइन जो है वो अलग लाइन में आए। तो ये हमने हैंडल कर दिया। अब हमने इसको वापस से सेव किया और वापस से रन करके चेक करेंगे। तो ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई, वही सब था, बस लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी अब, ठीक है। तो ये हमसे वापस से वही पूछेगा एंटर अ नंबर टू स्टार्ट रनिंग सम, ठीक है। हमने 20 डाल दिया, रनिंग सम 20 आया अभी, 0 + 20, ठीक है। अब उसने 20 डाला, 20 + 20 40 आया, 40 + 40 80 आया, 200 डाला 280 आया, ठीक है। इस तरह से हमने डालते जाना है और कब तक ये चलाएगा जब तक ये 1000 के बराबर नहीं हो जाता। अब हमने 300 डाला, तो अब इसने रनिंग सम जो है ना वो नहीं 1000 से ऊपर वाला रनिंग सम इसने हमें नहीं करके दिया। इसका जो लास्ट रनिंग सम है इसने हमें ये दिया था 789, ठीक है। तो इस तरह से करके ये वाला प्रोग्राम हमारे पास काम करता है और जो है ये हमारे पास रनिंग सम कैलकुलेट कर रहा था। तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमारे पास लेसन नंबर 6 का कोड 1, कोड 2 और कोड 3 था, ठीक है। बाकी जो कोड्स हैं वो हमारे पास अगली वीडियोस के अंदर मैं डालूँगी, ताकि हर वीडियो के अंदर मैं 2 से 3 कोड्स करूँगी ताकि हर जो कोड है उसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस कर लें।